हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 6 जनवरी और आज के वीडियो में हम 6 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, 13 जनवरी 2023 को कौन दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे? जो 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव 3 से 17 जनवरी 2023 से कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये जो है दिल्ली में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया? तो एशिया का पहला देश बना है चीन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और वैसे आपको बताया था कि ओवरऑल अगर ये पूछा जाए कि दुनिया का पहला देश कौन सा है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला, तो वो है, तो जब भी दुनिया की बात की जाए तो याद रखिएगा आप जर्मनी। जो जर्मनी है ये दुनिया का पहला देश है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला। लेकिन अगर एशिया की ही बात की जाए कि एशिया में कौन सा देश है तो ये चीन है। ठीक है, ओवरऑल वैसे जर्मनी है। अगला है, सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, शिवा चौहान। अगला है, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो भारत के सबसे जो तेज गेंदबाज बन गए हैं वो हैं उमरान मलिक। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने की है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत। अगला है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो अभी मैग्नस कार्लसन ने ये दोनों खिताब जीते हैं। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कहाँ पे याद रखना है आपको, गोरखपुर में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा। और ये जो विश्वविद्यालय होगा वो 100 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा, यानी एरिया इसका कितना होगा तो 100 एकड़ जमीन पे ये बनाया जाएगा। दोस्तों अभी हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी मिली है कि जिला मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पे कहा कि बेंगलुरु स्थित एक कंपनी है, कौन सी, शोभा लिमिटेड। ये बेंगलुरु की कंपनी है शोभा लिमिटेड जो कि इस विद्यालय की स्थापना करेगी, इसके लिए निवेश करेगी। तो ये जो कंपनी है ये अपने कॉरपोरेट सोशल रेस CSR फंड के तहत विश्वविद्यालय की स्थापना में 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसके माध्यम से ये जो है यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा, तो ये गोरखपुर में बनेगा। कितने एरिया में बनेगा? तो 100 एकड़ क्षेत्रफल पर ये बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि ये जो है कौन बनाएगा या किसके माध्यम से बनेगा, तो एक बेंगलुरु की कंपनी है शोभा लिमिटेड जो कि 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और उसी के माध्यम से ये पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, कहाँ पे बनेगा, गोरखपुर में। अगला है, किस राज्य में गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों 4 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लखनऊ में वृहद गौ आश्रय स्थल के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और उन्होंने ये भी कहा कि गौशाला चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा।
अब ये जो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है ये क्या है? तो दोस्तों क्या है कि जो सीएम आदित्यनाथ हैं उन्होंने कहा कि गौशालाओं का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा और साथ ही उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी से जोड़ा जाएगा। इससे गौशालाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी और गायों के रखरखाव एवं पालन पर आने वाला जो खर्चा है वो भी खुद ही उठा सकेगी। तो ये यहाँ पे आपको समझना है कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्या है। तो यही है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल कि जो गौशालाएं हैं वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी खुद ही, और जो गाय हैं उनसे ही जो है क्या होगा, उनसे ही जो खर्चा आदि है वो निकलता रहेगा। यानी अब ये जो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से जो गौशालाएं बनाई जाएंगी उसमें जो है नेचुरल फार्मिंग होगा, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी इन सबसे इसको जोड़ा जाएगा। तो इससे क्या है, इससे जो है इनकम का नया स्रोत यहाँ से खुलेगा। तो ये चीज़ है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। ठीक है, तो आप यहाँ से समझे होंगे। और ये किस राज्य ने कहा है कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा? तो यूपी सरकार ने कहा है कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा ताकि जो गाय हैं, जो गौशालाएं हैं वो खुद ही जो उसका पूरा खर्चा है वो खुद ही उससे जो है वहन होता रहे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितने आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन करेगी? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 190। दोस्तों अब उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध व्यवसाय के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए 190 गांवों का चयन किया है। इन चयनित गांवों को दुग्ध व्यवसाय के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन समितियों को दुग्ध मूल्य का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अब ये जो 190 गांव हैं जिनका चयन किया गया है किस लिए? तो दुग्ध व्यवसाय के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इन गांवों का चयन किया गया है। तो ये जो गांव 190 हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी और बरेली के 15-15 गाँवों को शामिल किया गया। इसमें मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या, गोंडा, झांसी, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ के, तो ये जितने भी आपको अभी ज़िले बताए इनमें से 10-10 गाँवों को शामिल किया गया। इसके अलावा कानपुर हो गया, मथुरा है, बुलंदशहर है और आगरा, यहाँ से 5-5 गाँवों को आदर्श ग्राम में शामिल किया गया है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार दुग्ध व्यवसाय के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कितने गाँवों का चयन किया है? तो 190 गाँवों का इन्हें आदर्श ग्राम के रूप में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, और कितने गांव कहाँ से हैं तो वो यहाँ पर आपने देखे कि किन जिलों से कितने गांव शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। और यहाँ आप मैथिली ठाकुर की इमेज देख सकते हैं। दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की जो लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, इनको जो है अपना स्टेट आइकॉन बनाया। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मैथिली ठाकुर को आइकॉन बनाने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन कार्यालय ने दिया था। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी और इससे पहले भी 2019 में मैथिली और उनके जो 2 भाई हैं उनको चुनाव आयोग द्वारा मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। दरअसल दोस्तों क्या है कि यहाँ आप जो देख रहे हैं इमेज, ये कौन है? मैथिली ठाकुर। और आप लोगों ने भी इन्हें कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। इनका यूट्यूब पर चैनल है और उसमें लगभग 4 मिलियन के आसपास, कितने? 4 मिलियन के आसपास जो है इनके सब्सक्राइबर हैं। 4 मिलियन के आसपास इनके सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी इनके 3.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो काफ़ी फेमस हैं ये, और ये लोक गायिका हैं। और इनको जो है 2019 में जो मधुबनी, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वहीं की ये रहने वाली हैं। तो मधुबनी का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और इनके जो 2 भाई हैं उनको भी। और अभी जो है 2024 के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, इनको बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो अब 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उससे पहले ये जो है मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाएंगी चुनाव को लेकर के। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया गया है तो आप याद रखेंगे बिहार का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर किया गया?
तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, मनोहर पर्रिकर के नाम पर। दोस्तों 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसमें केंद्रीय कैबिनेट ने गोवा में जो मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहाँ पे, गोवा के मोपा में, तो जो ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम जो है वो किसके नाम पर किया गया, तो मनोहर, इसका नाम कर दिया गया मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो मनोहर पर्रिकर हैं उनके नाम पर इसका नाम किया गया है और ये स्वीकृति जो है वो 4 जनवरी 2023 को दी गई है। मनोहर पर्रिकर 2000 से 2005 तक, 2012 से 2014 और 14 मार्च 2017 से मार्च 2019 में अपनी मृत्यु तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे। मनोहर पर्रिकर अक्टूबर 2014 से 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे। उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो काफ़ी ये बड़े चर्चित नेता थे, तो याद रखेंगे इनका नाम कि गोवा में जो मोपा में ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप इसे, क्योंकि मोपा में है इसलिए। तो इसका जो नाम है वो किसके नाम पर कर दिया गया है, तो गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनको जो है उन्हीं के नाम पर इसका नाम किया गया है। और नाम क्या है, तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है। और जो मनोहर पर्रिकर हैं इनसे संबंधित याद रखेंगे, अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि मनोहर पर्रिकर कौन थे जिनके नाम पर अभी जो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण किया गया, तो गोवा के ये मुख्यमंत्री रहे कई बार। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, 1 है, 2 है, 3 है और 4 बार ये मुख्यमंत्री, 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे गोवा के, तो याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये गोवा का दूसरा हवाई अड्डा है। इससे पहले डाबोलिम हवाई अड्डा था और उसके बाद मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गोवा का दूसरा हवाई अड्डा बन गया है। तो याद रखेंगे 2 हवाई अड्डा है कहाँ पे, गोवा में। अगला है CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा ने। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के एक अध्ययन के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 16 महीने के उच्च स्तर पर 8.3% पर पहुंच गई है। अभी राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी रही है वो रही है हरियाणा में। कितनी, तो 37.4% हरियाणा में बेरोजगारी रही। इसके बाद राजस्थान 28.5% और इसके बाद दिल्ली में 20.8%। तो राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो रही है हरियाणा में। ठीक है, और रिपोर्ट कब की है, तो 2022 दिसंबर 2022 में रिपोर्ट जारी हुई है। कौन सी रिपोर्ट है, तो CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो ये याद रखेंगे आप कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य की है, हरियाणा, दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, गुयाना के। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ये जो है गुयाना के 9वें राष्ट्रपति हैं और इन्हें 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं, यानी इन्हें भी ये सम्मान दिया गया। वह इस साल इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी होंगे। अमेरिका के व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल और DSB ग्रुप के CEO पीयूष गुप्ता 21 पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। दरअसल दोस्तों क्या है कि भारत की ओर से 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार में जो है 21 प्रवासियों को ये सम्मान दिया गया है, तो इसकी घोषणा भी की गई है। तो उन्हीं में से जो गुयाना के 9वें राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, ये भी शामिल है। तो अभी ये काफ़ी चर्चा में, क्योंकि किसी देश के राष्ट्रपति हैं तो इस वजह से इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि गुयाना की राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है, मोहम्मद इरफान अली। और गुयाना से रिलेटेड आपको याद रखना है इसकी कैपिटल करेंसी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो कौन है, मोहम्मद इरफान अली, ये प्रेसिडेंट हैं। और गुयाना की जो कैपिटल है वो क्या है, तो आप याद रखेंगे जॉर्ज टाउन, ये जो है यहाँ की राजधानी है और ये सबसे बड़ा शहर भी है गुयाना का। ठीक, राष्ट्रपति तो हो गए हैं कौन, मोहम्मद इरफान अली, ये राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम पे। इसके अलावा आपको यहाँ की करेंसी याद रखनी है, तो मुद्रा क्या है, तो गुयाना डॉलर, ये जो है यहाँ की करेंसी है। तो ये आपको गुयाना से रिलेटेड याद रखना है। अगला है, उड़ीसा राज्य की किस पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया।
तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, जगा मिशन को। दोस्तों उड़ीसा राज्य की एक पहल है, कौन सा है, मिशन है एक, जगा मिशन। कौन सा मिशन है, जगा मिशन। तो इसको जो है अभी यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 के लिए इसे अवार्ड मिला है। ठीक है, ये कौन सा अवार्ड है, तो यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 में किसको जो है अवार्ड दिया गया, तो जगा मिशन, जो कि उड़ीसा राज्य की एक पहल है। जगा मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा है, एक स्लम उपग्रेडिंग प्रोग्राम है। जगा मिशन इससे पूर्व 2019 में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स जीत चुका है। साथ ही इस पहल को भारत भू स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये जो जगा मिशन है काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि लगातार इसे कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। 2019 में जैसा कि आपने देखा यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स इसको मिला 2019 में। इसके बाद इसको जो है भारत भू स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा अभी 2023 के लिए भी इसको जो है यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 के लिए चुना गया। तो काफ़ी ये जो पहल है, जो मिशन है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है ये पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखेंगे आप, उड़ीसा से संबंधित है जगा मिशन। देखिए जब भी कोई भी मिशन हो, कोई भी योजना, अगर वो काफ़ी चर्चा में आ जाती है तो क्वेश्चन वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जगा मिशन आप याद रखेंगे कहाँ से है, उड़ीसा से। इसे किसी तरह से आप लोग जो है रिलेट कर लेना ताकि आप इसे भूलें ना। ठीक है, जगा मिशन कहाँ से है, उड़ीसा से। अब दोस्तों ये जगा मिशन है क्या, तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने जो जगा मिशन शुरू किया उसके तहत कई सारे इसमें जो सुधार हैं राज्य में वो किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जगा मिशन के तहत राज्य में 2919 मलिन बस्तियों में से 2724 मलिन बस्तियों में 100% घरों को पाइप जल कनेक्शन प्रदान किए गए। एक तो बात ये हो गई कि यहाँ पर जो है 100% घरों को पाइप जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं जो मलिन बस्तियाँ थी राज्य की उनमें। इसके अलावा जो है 707 मलिन बस्तियाँ पूरी तरह से रहने योग्य आवासों में परिवर्तित की गई। दूसरी बात ये हो गई, इसके अलावा 666 मलिन बस्तियों में 100% घरों में व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराए गए। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात यहाँ पर यह है कि पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान किया गया। ये बात हो गई। और इसके अलावा 8 शहर जो है वो स्लम से मुक्त हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जगा मिशन है ये ओडिशा की जो मलिन बस्तियाँ थीं उनको जो है एक नया जीवन देने में ये जो है शुरू की गई थी। और उसी के तहत जो मलिन बस्तियाँ थी उसमें बहुत सारे कई सुधार किए गए। इसी को चलते ये जो ओडिशा की जगा मिशन है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है। दोस्तों ये जो ओडिशा की जगा मिशन है इसका लक्ष्य रखा गया है कि साल 2023 के अंत तक जो है भारत का ये पूरा राज्य जो है स्लम मुक्त होने वाला हो जाएगा। ऐसा लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। तो इसी तरह से जो जगा मिशन है इसको कई सारे अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। और इसके तहत आपने देखा कि क्या क्या इसकी जो है खूबियाँ रही, इस मिशन की विशेषताएँ रहीं। अगला है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत भारत को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2070 तक। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। कौन सी नीति है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। मिशन का जो व्यय है, जो प्रारंभिक व्यय है वो 19,744 करोड़ रुपए है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है, इसका उद्देश्य है कि भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाना और भारत को हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और निर्यात केंद्र बनाना है। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति है इसको जो है 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई है। अब ये जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति है ये है क्या? तो इसका उद्देश्य यही है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य ये भी है कि 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के
जो अपना जलवायु परिवर्तन लक्ष्य है उसको भी पूरा करना, और इसके अलावा भारत को हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनाना, यही इसका उद्देश्य है। क्योंकि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति है तो हाइड्रोजन से ही संबंधित इसके सारे जो है लक्ष्य रखे गए हैं। अगला है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 4 जनवरी को। दोस्तों 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दुनिया भर में 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और यह ब्रेल के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती भी है 4 जनवरी को, इसी वजह से ये मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों क्या है, जो लुई ब्रेल थे इन्होंने ही ब्रेल लिपि को जन्म दिया था। ब्रेल लिपि क्या होता है, तो ब्रेल लिपि वो होती है जिससे अंधे लोग जो है वो पढ़ पाते हैं और लिख पाते हैं, तो यही होती है ब्रेल लिपि। इसका आविष्कार किसने किया था, तो लुई ब्रेल ने। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया और ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर यानी 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, और पहली बार ये 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। किसकी जयंती के अवसर पर, लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर। क्यों मनाया जाता है, तो लुई ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि को जन्म दिया था, ब्रेल लिपि की खोज की थी, जिसकी वजह से अंधे लोग लिख और पढ़ पा रहे हैं। ठीक, तो याद रखेंगे इस बात को आप। तो दोस्तों ये थे 6 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में सुजाय लाल थाओसेन को निम्न में से किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था, BSF, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क किस राज्य में बनकर तैयार हुआ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को सभी लोग लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।